नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की दिसंबर 23 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये देखो, आज तो 2 से 3 आर्टिकल्स तो ऐसे हैं जो कि रिलेटेड हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड, जो अभी राज्यसभा ने और लोकसभा ने पारित किया है इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है ना। तो उससे संबंधित ये आर्टिकल भी वही है, ये आर्टिकल भी इधर भी यही है, और इधर ये एस वाई कुरैशी जी का आर्टिकल है, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो हम 2 आर्टिकल्स लेंगे जिनमें पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। पहला आर्टिकल रहेगा ये वाला जिसमें द मिसिंग डिबेट, और दूसरा आर्टिकल एस वाई कुरैशी जी का अ टाइम फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म, कि सेलेक्टिव रिफॉर्म्स की बजाय कुछ और पेंडिंग प्रपोजल्स हैं, बोले उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत थी। देखेंगे इस मुद्दे को। एक आर्टिकल हम देखने वाले हैं यहाँ पर नीचे, इन चॉपी वाटर्स, कि अभी इंडियन फिशरमैन्स को श्रीलंकन आप कह सकते हो डिफेंस पर्सनल्स ने वहाँ पे कैप्चर कर रखा है। तो उसको लेकर के क्या मुद्दा है, उनको कैसे अभी तक क्या ट्रेंड देखने को मिला है कि हमारे फिशरमैन, हमारे मछुआरे मछली पकड़ने के चक्कर में निकल जाते हैं श्रीलंका की तरफ और उनको फिर बाद में छुड़ाना पड़ता है। तो उस मुद्दे को थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर लास्ट में एक बार नज़र डालेंगे वीविंग ए सेफ्टी नेट, जो ई श्रम पोर्टल है इसका यूज़ प्रॉपरली किया जाए तो सोशल सिक्योरिटी के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनको और सिंप्लीफिकेशन दिया जा सकता है, और जो लेबर्स है मेनली माइग्रेंट लेबर्स, उनकी हेल्प की जा सकती है। और एक ही आर्टिकल है माइंडिंग द कोर्ट रूम, इसमें ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक नेशनल जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें एक बार नहीं बोला, अलग अलग केसेस आ चुके हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। पर मुद्दा आ जाता है कि एक तरफ हम फेडरलिज्म की बात करते हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, बोले उन सब के ऊपर एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, बेशक है, पर एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट अगर इनके ऊपर लगाम लगानी शुरू कर देगा या फिर इनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन पे, तो बोला फिर मुश्किलें बढ़ती हैं। तो ऐसे में इस आर्टिकल में पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, देखेंगे इसको भी। तो चलिए देखते हैं डिटेल में सभी आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल है द मिसिंग डिबेट। आर्टिकल को लिखा है सुभाषिस बनर्जी और सुबोध शर्मा ने। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ, ये बोलो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी का काम था। एक प्रॉपर पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए था, पब्लिक डोमेन में पहले ड्राफ्ट को रिलीज़ करना था, उस पर डिस्कशन होते, डिबेट होते, तब जा कर के कुछ अच्छे से काम हो पाता। पर ये पारित हो गया तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिसकंसर्टिंग है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। देखो, हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है 1960s के, ठीक है, 1960 में, कि जो भी रजिस्ट्रेशन होता है इलेक्टोरल रोल में या फिर आप जानते हो वोटर आईडी जो बनती है उसके लिए जो कानून बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, वो हमारे 1960 के अवेलेबल हैं। और वो बने किसके अंडर में है, जो कानून है उसका नाम है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंडर में। अब देखो, ज़माना आ चुका है डिजिटल एज का, तो हमें ज़रूरत है वाकई में रिफॉर्म्स लाने की, क्योंकि ये तो आज के 50-60 साल पहले की जो कानून बने हुए हैं उनको आज हम एज इट इज़ अप्लाई करेंगे तो फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी या फिर जो एक होती है ना कि जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, उन चैलेंजेस को हम कैसे टैकल करेंगे। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को एक सोल्यूशन बनाया जाए, इसमें कोई गलती नहीं है और ये चीज़ की भी गई है सरकार के द्वारा। पर इसमें मुद्दा क्या आ जाता है कि एक पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करते हुए प्रॉपर मैनर में, और जो भी स्टेक होल्डर्स उनकी कंकरेंस लेते हुए, इनका सहयोग लेते हुए, कंसल्टेशन करते हुए अगर ये काम किया जाए तो वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है और उसके ऑब्जेक्शंस भी कम होने के चांसेस रहते हैं। अब जैसे कि वोटर आईडीज़ को कनेक्ट करने की बात की जा रही है आधार से, तो इसमें देखो ट्रांसपेरेंसी और प्रिवेसी दोनों को लेकर के बहुत बड़े सवाल हैं और टेंशन भी चल रही है। देखो, प्रिवेसी का मुद्दा जब से पुट्टा स्वामी केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही है कि राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है, और इसका वायलेशन किसी भी मुद्दे पर, मतलब कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आ गई तो एक बात अलग है, बाकी फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है किसी भी केस में, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो डिजिटली हमारे पास में अवेलेबल है प्लेटफॉर्म, दैट इज़ आधार, और उसको हम कनेक्ट करेंगे कि हाँ भाई जो वोटर आईडी है या वोटर लिस्ट है उसमें जो डुप्लीकेसी आती है कि एक ही वोटर के 2 से 3 वोटर आईडीज़ अलग अलग जगहों पर बनी हुई है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए आधार का यहाँ पर यूज़ करना बोले कंटेंशियस इशू और ट्रिकी इशू बन जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक तो एडिक्वेट डिबेट नहीं हुआ, इसकी वजह से जो मुद्दे, जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो एज इट इज़ बने हुए हैं, उनके आंसर्स अभी भी हमारे पास में
अवेलेबल नहीं है। वैसे तो देखो इस मुद्दे को हमने कल डिटेल में देख लिया था एक्सप्लेन पेज पे, पर जो इश्यूज हैं वो हम अभी देख रहे हैं। तो देखो बात ऐसी है कि डिजिटल आइडेंटिटी इंस्ट्रूमेंट दैट इज आधार, ये तो हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है, पर जरूरत है कि इस इंस्ट्रूमेंट को हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं एक सिटीजनशिप आइडेंटिटी के साथ में, तो एक क्लोज एग्जामिनेशन की जरूरत है। इसकी बात देखो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्लियर हो जाती है कि आधार कार्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 2018 में कि इसके ऊपर केवल आधार कार्ड जो यूज होगा वो इनकम टैक्स और वेलफेयर डिस्पर्सल जो होता है, जैसे कोई भी सरकार की स्कीम चल रही है उनके तहत यूज किया जाएगा आधार। अब बात यह है कि आधार को आप यूज करोगे वोटर आईडीज के साथ में, तो बोलो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क या फिर प्रश्न के घेरे में आई कि नहीं, कि भाई सुप्रीम कोर्ट की बात आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोल दिया था कि इनकम टैक्स और वेलफेयर डिस्पर्सल वेलफेयर स्कीम्स के अलावा आधार कार्ड आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि प्रिवेसी वाला मुद्दा समथिंग ऐसे आ गया था। अब देखो बात ऐसी है कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि ये कहीं जल्दबाजी वाला डिसीजन है या नहीं। पहला जो कंसर्न है दैट इज कि आधार की अगर बात करें तो एक आधार कार्ड बनवाने के लिए इंडिविजुअल को इंडिया में 182 दिन के लिए रहना है। अगर कोई इंडिविजुअल 182 डेज के लिए किसी भी जगह पर रहता है, ठीक है, इंडिया में पूरी टेरिटरी में, और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है, चाहे किरायानामा बनवा करके ही अपनी आधार आईडी बनवा सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो वोटर आईडी है वो सिटीजनशिप का प्रूफ है, तो एक तो 182 दिन के रेजिडेंस के बेसिस पे आईडी इशू की जा रही है और उससे वेरीफाई करोगे आप सिटीजनशिप प्रूफ को, तो एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यहां पर ये आता है कि पब्लिक या फिर पब्लिक स्टेटमेंट्स की बात करें तो, या फिर गवर्नमेंट फंक्शनरीज की बात करें तो उनका ये कहना है कि एक आइडेंटिटी प्रूफ है और एक एड्रेस प्रूफ है। अब दोनों में भी आप देखो कि आधार है, इसको तो केवल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं कि हाँ कौन कहां पर रहता है। अब उसके लिए तो ये भी बोला जा रहा है कि इसको एड्रेस प्रूफ की तरह भी यूज नहीं किया जा सकता। और जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन के 1960s के जो लॉज हैं उसमें भी सीधी सी बात है कि इलेक्टोरल रोल में एड्रेस को अच्छे से वेरीफाई किया जाता है। अब यहां पर आधार में जो एड्रेस है उसको आप एड्रेस की तरीके से कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, आधार को केवल एक आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हो, तो वहां पर आप कैसे चेक कर पाओगे कि एक इंडिविजुअल का एड्रेस कौन सा सही है। ठीक है, एक ये मुद्दा आ जाता है। इसके आगे आधार और वोटर आईडी दोनों के अगर सिस्टम की बात भी करें तो बोले बहुत डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। जैसे कि आधार के एनरोलमेंट की बात करें तो इसमें तो एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको शो करने हैं। फॉर एग्जांपल आप गांव छोड़ करके शहर में आ गए और आपने किरायानामा बना रखा है और वहां के हिसाब से आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन शो कर दी और आपका आधार कार्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो एक तरीके से इंट्रोड्यूसर सिस्टम हो गया कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। जबकि वोटर आईडी में जब वोटर आईडी बनवानी होती है या फिर जो इलेक्टोरल रोल में हमारा रजिस्ट्रेशन कराना होता है उसमें देखो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, घरों पर जाकर विजिट की जाती है। जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं जिनको हम BLOs बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, वो प्रॉपर जजमेंट करते हैं कि हाँ जी हमारे पास में रेजिडेंस का प्रूफ भी है, हम एड्रेस पे जाकर के देख के भी आए हैं, एक इंडिविजुअल होमलेस है या फिर वाकई में उसके पास में घर है या नहीं, परिस्थिति क्या है, ये सारी रियलिटी चेक होती है, तब जाकर के वोटर लिस्ट में नाम ऐड होता है। जबकि आधार में आपके पास में जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप दे दो, उन्हीं के आधार पर आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये दो मुद्दे हो गए। इसके आगे तीसरा जो मुद्दा यहां पर राइटर्स हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये कि कोई भी पब्लिकली अवेलेबल ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। मतलब कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि भाई आधार में डुप्लीकेसी है या नहीं, इस चीज को, या फिर आधार कितना डी डुप्लीकेशन करने में सक्सेसफुल हो पाएगा, इसके ऊपर कम से कम एक पायलट प्रोजेक्ट तो कंडक्ट होना चाहिए था। जैसा कि अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना का कल हमने केस देखा था, जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता है और आधार को जब लिंक किया गया तो लाखों लोगों के नाम जो थे वो वोटर लिस्ट से हटा दिए गए बिना कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन के। तो बोले ये तो एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था और इस चीज़ से रिलेटेड हमने इश्यूज भी डिस्कस किए थे। अभी रिसेंट ये मुद्दा है 2021 का ही। तो बोले जब हमारे पास में पब्लिकली ऐसी कोई ऑडिट रिपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है जो ये कह सके कि जी आधार कार्ड में डुप्लीकेशन नहीं होता, पहली चीज़ तो। दूसरी, आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक करोगे तो कितनी मुश्किलें आती हैं वोटर्स को।
तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, एक पब्लिक डिबेट होनी चाहिए थी और एक ऑडिटिंग के बेसिस पे रिपोर्ट हो, तब जाके काम करो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि यूआईडीएआई ये बोलता तो है कि हाँ चलो ठीक है कि आधार डेटाबेस बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, दैट मीन्स कोई ब्रीचिंग नहीं है, पर फिर भी बात ऐसी है कि जब तक प्रॉपर स्क्रूटिनी नहीं होती है तब तक आप कैसे कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करवा सकते हो। तो बोले इस तरीके से तो ये तो फ्रॉड सिस्टम है। फ्रॉड का मतलब हो गया एक तरीके से एंजाइटी से अफेक्टेड एक सिस्टम हो गया जहां पर जल्दबाजी में कुछ काम किए गए हो। तो मुद्दा क्या आ जाता है, एक प्रॉपर ऑडिटिंग होने की ज़रूरत है और साथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो केस है उससे हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि जब एक इंडिविजुअल को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या वेलफेयर डिस्बर्सल स्कीम्स के अंडर में से बाहर निकाल दिया जाता है ना, तब उसको समस्या, तब उसकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे में आधार को लेकर के तो वैसे ही कितने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी चल रहे हैं कि पीडीएस सिस्टम में इंडिविजुअल्स को खाना नहीं मिल रहा है या अनाज नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास आधार नहीं था। तो ऐसे में तो ऑलरेडी ये तो प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉपर ऑडिटिंग की ज़रूरत थी। चौथा कंसर्न जो है वो है ये कि वोटर लिस्ट को मेंटेन करने का काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि आधार को मेंटेन करने का काम है यूआईडीएआई, जो कि आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव बॉडी एक तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो इस केस में आप कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कुछ भी अगर एनरोलमेंट को लेकर के डुप्लीकेशन का या कुछ इशू आ रहा है तो उसको आप कैसे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के डिमांड पर डेटा के बेसिस पे करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर तो एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने के चांसेस है कि नहीं, कि एक तरफ तो आधार जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंडर में आता है और दूसरी तरफ इलेक्टोरल रोल जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंडर में आता है, और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर करेक्शन लेकर आने की बात कर रही है। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने के पूरे चांसेस हैं। यहां पर एक पॉइंट आ रहा आगे इसी से कनेक्टेड नेक्स्ट है कि यहां पर जो रूलिंग पार्टी है या फिर कोई भी डोमिनेंट पार्टी होगी वो फिर बाद में प्रोफाइलिंग कर सकती है। प्रोफाइलिंग का मतलब कि जी जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो भी वोटर्स हैं, उन लोगों का डेटा तो आधार के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है ही, तो इसका यूज़ करके उनको कैटेगराइज कर ले और कैटेगराइज करके और उनके जो वोटिंग बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करे, और इन्फ्लुएंस भी इस तरीके से करे कि जहां जहां पर भी मार्जिन जो है वोटर मतलब जीत हार का, जब भी इलेक्शंस के टाइम पे जीत हार का बोलो, उस मार्जिन को मानो फॉर एग्जांपल अगर 1% से भी कम वोटिंग डिफरेंस की वजह से एक बंदा हार रहा है, कौन सा, रूलिंग पार्टी का, तो वो क्या कर सकती है वहां पर कि उन 1% के कंपैरिजन में जो दूसरे जो 99% वोटर्स हैं उनमें से 1% से ज्यादा इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। इससे क्या होगा, ये 1% का जो डिफरेंस है इसको क्या किया जा सकता है, एक तरीके से नलीफाई। तो ऐसे में मैनिपुलेशन ऑफ वोटर्स ये अपने आप में बहुत बड़ा डर है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में पकड़ है ज्यादा आधार की, और आधार के बेसिस पे आप क्या करने चाह रहे हो, वोटर आईडी में चेकिंग करना चाह रहे हो। फिर फाइनली जो कंसर्न आ रहा है दैट इज कि आधार आईडी की बात करें, ठीक है, तो इसमें देखो आईडी को अलग अलग वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज करते हो, ठीक है। इसके अलावा वोटर आईडी की बात करें तो इसमें तो देखो सीधी सी बात है कि वोटर आईडी का तो काम हम वोटिंग के लिए करते हैं और एक सिटीजनशिप का भी ये प्रूफ होता है। दूसरी तरफ अगर आधार को वोटर आईडी के साथ करेंगे तो इसमें प्रोफाइलिंग हो जाएगी, वोटर को टारगेट करना, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस पॉइंट में पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा यूआईडीएआई की बात करो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करो, क्या इन्होंने इस तरीके की एक्टिविटीज़ को पब्लिकली ऑडिट किया, क्या इनके पास में प्रॉपर आर्किटेक्चर अवेलेबल है? तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो वाकई में इनसाइडर अटैक हो सकता है। इस पे इनसाइडर अटैक का मतलब कि जो स्टेक होल्डर्स यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूआईडीएआई दोनों प्लेटफॉर्म्स को कन्वर्जेंस में लाना चाह रहे हैं, वो लोग ही यहां पर यूआईडीएआई का डेटा यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में जो वोटर आईडी इशू की हुई है उनके थ्रू इनसाइडर अटैक, दैट मीन्स इनके थ्रू वो वोटर्स के बिहेवियर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बोले एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्रोफाइलिंग की जो रिस्क है जिसमें आप वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी वोटर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ हो जाएगी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। इसके अलावा देखो अगर हम देखें तो ये सारा काम सॉफ्टवेयर बेसिस पे होगा, तो कंप्यूटर साइंस तो सीधा सा ये कहता है कि देखो एक सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी डेवलपमेंट करते हो। तो इसके लिए एक देखो, डिजिटल एनालिसिस अगर हो जाता कि हाँ भाई इलेक्टोरल रोल्स पे अगर हम किसी भी तरीके से ये जो कर रहे हैं यहाँ पर सीडिंग कर रहे हैं आधार के साथ में, तो इसके लिए क्या रिस्क हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कि भाई ये सैटेलाइट से कंट्रोल्ड है या वो फिर मतलब ऑपोजिशन पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर इस तरीके के सवाल फिर बार बार उठते रहते हैं, है कि नहीं। इसके लिए बताया जा रहा है वो 1% वाला केस मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मोस्ट वल्नरेबल वोटर्स को थोड़ा बहुत भी अगर फ्री बीज दे दी जाती है तो वो वोटर्स अपना वोटिंग बिहेवियर सेकंडों में चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है कि मुद्दा आ जाता है यहाँ पर कि एक तो इंडिविजुअल की प्रिवेसी और एक आ जाती है इंटेग्रिटी, कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं इनका वोटर लिस्ट है उसमें जो डेटा अवेलेबल है उसको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रिवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो राइट टू प्रिवेसी वायलेट हो जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है 1960s के लिए जो रूल्स अवेलेबल हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है सीधी। तो ऐसे में इलेक्टोरल रोल्स में जो भी चेंजेस आए तो उनके अंदर एक प्रॉपर पब्लिक ऑडिटिंग, पब्लिक डिबेट तो होनी ही चाहिए। बोले ये जल्दबाजी में किया हुआ डिसीजन है, हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ मुद्दे अटक जाएं। तो इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, प्रॉपर ड्राफ्ट रिलीज करो बिल का और उसके ऊपर पब्लिक कमेंट एक्सेप्ट करो और ऑपोजिशन पार्टीज के साथ में आप एंगेज करो, नहीं तो वही 3 फार्म लॉज की तरह हो जाएगा सिस्टम पूरा का पूरा। तो ये कुछ कंसर्न्स थे राइटर्स के, वो हमने यहाँ पर देंगे। आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट आर्टिकल है टाइम फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म। आर्टिकल को लिखा गया है एस वाई कुरैशी जी के द्वारा। देखो मुद्दा जो है वो कुछ ऐसा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म वाला वही कंटिन्यू हम कर रहे हैं। तो बोलो बहुत सारी सरकारों के सामने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बहुत बातें हो चुकी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि क्यों ना एक कॉमन इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाए। इलेक्टोरल रोल कॉमन कैसे कि देखो विधानसभा और लोकसभा इनके चुनावों में तो देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करता है, जबकि लोकल बॉडीज की बात करें जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करो या अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की बात करो, वहां पर काम आ जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। तो ऐसे में कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की गई वोटर लिस्ट का ही यूज करते हैं अपने खुद के जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उनमें। पर बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर विधानसभा और लोकसभा के लिए तो अलग इलेक्टोरल रोल यूज होता है और पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए अलग से इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाता है। तो ऐसे में एक प्रॉपर क्वांटिफाइंग करना, क्वांटिफिकेशन ऑफ द डेटा बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है यहां पर। अब देखो एक तरफ तो इलेक्टोरल रोल के साथ में आधार को ऐड करना, बोले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो डुप्लीकेशन है वोटर लिस्ट में उसको हटाया जा सके कि एक बंदे की एक से ज़्यादा आईडी कहीं पर हो तो उसको एलिमिनेट किया जाए। बोले इसके लिए बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का इनका यूज़ किया जा चुका है अभी तक, पर अभी तक बोला हमें कोई आउटकम नहीं मिला है। बेसिकली राइटर हैं वो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि अभी ये राज्यसभा और लोकसभा ने बिल पारित कर ही दिया है जिसमें आधार डेटाबेस का यूज किया जाएगा इलेक्टोरल रोल को करेक्ट करने के लिए, ठीक है जी। अब आपको ये चीज मैंने पहले बताई दी कि इलेक्टोरल रोल है वो तो लोकसभा विधानसभा में और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में अलग अलग यूज होते हैं। तो ऐसे में बोले कुछ स्टेट्स जो हैं वो तो अपनी खुद के जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इलेक्शंस है और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर आप अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस की बात कर लो, उनके लिए जो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाता है उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो प्रिपरेशन की जाती है। उसके पीछे जो अपने खुद के लोकल डेटा है वो यूज़ कर लेते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो इलेक्टोरल रोल रिलीज़ किया जाता है बोलो उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे स्टेट्स फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए जो इलेक्टोरल रोल है ये स्टेट्स इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर करते हैं, जबकि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस के लिए जो इलेक्टोरल रोल है वो आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इससे दोनों में जो इलेक्टोरल रोल्स में जो गैप आता है, वोटर एक है, वोट देने वाला एक है, बीएलओ एक है, बूथ लेवल ऑफिसर है जो बूथ लेवल
ऑफिसर जो रजिस्ट्रेशन करता है वो भी एक है। उसके बावजूद वहां पर पता पड़ता है कि एक बंदा लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तो वोट दे रहा है, पर पता पड़ा कि उसका लोकल बॉडीज के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन में वोट ही नहीं दे पा रहा है। तो ये चीज जो है, इस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए यहां पर कॉमन इलेक्टोरल रोल को यहां पर बात में राइज किया जा रहा है यहां पर राइटर के द्वारा, कि इलेक्टोरल रोल को कॉमन भी करो। ठीक है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल है 1960 का, जो हम प्रीवियस आर्टिकल में भी देख चुके, उसमें यह है कि हाँ जी, इलेक्टोरल रोल है असेंबली इलेक्शंस के लिए, उसको मेन थीम माना जाता है। कैसे? असेंबली इलेक्शन मतलब जो राज्य सरकारें बनती है उनके लिए जो एमएलएज का इलेक्शन होता है उसके लिए। तो एमएलएज वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, अगर उनको आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, तब तो देखो म्युनिसिपल और पंचायत वार्ड्स में हम डिवाइड कर देंगे, वार्ड बन जाते हैं। और अगर आप इसी को 2-3 एमएलएज का जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको मर्ज कर दोगे तो एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एक असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ज्योग्राफिकल एरिया जहां से एमएलएज इलेक्ट होते हैं, उसको बहुत सारे जो एमएलएज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको मर्ज कर दोगे तो एक लोकसभा की सीट बन जाती है। और उसी एमएलएज की सीट को अगर आप वार्ड में डिवाइड कर दोगे तो वो बन जाएगा क्या? पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो बोले सेंट्रल पॉइंट कौन सा आ गया? एमएलएज के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो देखो 3 टियर इलेक्टेड बॉडीज हमारे यहां पर अवेलेबल है। ठीक है। 3 टियर सीधा सा हो गया ना, एक लोकल होगी, स्टेट लेवल होगी और सेंट्रल लेवल होगी। दैट मीन्स पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज, यहां पर आ गई असेंबली और यहां पर आ गई लोकसभा। तो बोले यहां पर वोट देने वाला बंदा एक है, उसके बावजूद भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो बोले एक लॉजिकल सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। दूसरा, बोगस वोटर, फर्जी वोटर्स जो होते हैं, बोले उनका भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंस देखने को मिलता है। तो बोले इनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में जब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 आया है, तब से ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं ना, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हो चाहे फिर वो रूरल लोकल बॉडीज हो, बोला उनमें इतनी करप्ट प्रैक्टिसेस होने लग गई है, क्योंकि यहां पर करोड़ों की फंडिंग आने लग गई। अब करोड़ों की फंडिंग जब से आने लग गई है ना, तो बोले तब से यहां पर बहुत ही ज्यादा बोगस वोटिंग करवाई जाती है। एक बंदा जाकर के 3-4 वोट डाल के आ जाता है और पता भी नहीं पड़ता, और जो कैंडिडेट जीत जाता है फिर वो जो पैसा कमा लिया, उस मतलब जो पैसा अलोकेट होता है उसकी पंचायत के लिए या उसके अपने वार्ड के लिए, वो पैसा अपने पॉकेट में ज़्यादा रखता है खर्च करने की बजाय, जो कि जनता के लिए वहाँ से इशू हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू करवाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करती है। तो ऐसे में इलेक्टोरल रोल में रिफॉर्म्स लाने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो बात ऐसी है कि जब कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन की प्रोसीडिंग होती है, उसमें कौन काम करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग, और मेनली कौन? स्कूल टीचर्स। अब स्कूल टीचर्स को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है? क्योंकि अगर इनको ना लगाया जाए तो एडिशनल पैसा खर्च करना पड़ेगा इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने के लिए, इसके लिए तो स्कूल टीचर्स का इसमें यूज़ किया जाता है। पर सवाल यह है कि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल अगर बन जाती है तो ये सारी जो इश्यूज हैं वो सारी सॉर्ट आउट होगी कि नहीं, कि एक स्कूल टीचर पंचायती राज के लिए अलग से वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है और लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग से वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है। तो एक ही वोटर लिस्ट तैयार करा देंगे तो क्या होगा? कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा स्कूल टीचर्स का जो काम है टीचिंग का, उसके बजाय एडिशनल जो बर्डन दे रखा है आपने, वो भी रिड्यूस होगा। तो एजुकेशन पर भी इसका फायदा डेफिनेटली दिखेगा। इसके अलावा इस तरीके से एक कॉमन रोल को इशू करने का तरीका क्या हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हैं वो साथ मिलकर के और एक कॉमन इलेक्टोरल रोल इशू कर दें। इससे क्या होगा कि सारी की सारी मशीनरी सेम हो जाएगी। फर्क इतना सा है कि इलेक्शन अभी लोकल हो रहे हैं तो उसके हिसाब से स्टेट इलेक्शन कमीशन पार्टिसिपेट करेगा, मतलब अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करेगा, और अगर लोकसभा के विधानसभा के हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर लेगा। इसके लिए देखो एक पायलट स्टडी कंडक्ट कराई जा सकती है रैंडम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि वाकई में अगर एक कॉमन इलेक्टोरल रोल हम इशू करते हैं तो उसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1950 का, उसमें सेक्शन 14B है, उसमें सीधा सा ये दिया हुआ है कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, किस तरीके से एक इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन होगी वोटर लिस्ट में। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर सीधा सा है कि एक इंडिविजुअल जब 18 साल का हो जाए, है ना, जब 18 साल में एंटर हो जाए ना, उस जैसे एंटर हो तो उसके जस्ट नेक्स्ट जो 1 जनवरी आएगी उस टाइम पर वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। तो मुद्दा क्या हो गया कि वो बंदा जो 2 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में
अब 1 जनवरी को ही हो रहा है रजिस्ट्रेशन हर साल। अब आप देखो 2 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में अगर किसी बंदे की उम्र 18 साल हो जाती है तो वो तो फिर इसका मतलब इंतजार ही करता रहेगा कि हाँ जी मेरी वोटर लिस्ट में मेरा नाम ऐड किया जाए। तो इसको लेकर के जो अभी चेंजेस किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे किए गए हैं। वो क्या कि अभी एक क्वार्टरली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करना अलाउ कर दिया है। वो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ये 4 ऐसे दिन डिक्लेयर कर दिए गए हैं अभी जो ये बिल पारित किया गया है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कि 4 दिन रजिस्ट्रेशन होगा। तो इससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल 1 जनवरी के बाद में भी अगर 18 साल का हो जाता है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसको 1 साल इंतजार ना करना पड़े। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि वो अपना जो एक होता है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट टू वोट जो है वो अपनी राइट टू वोट एक्सरसाइज कर सके। वैसे तो देखो कॉमन इलेक्टोरल रोल और इस तरीके की डिमांड जो है वो 1999 से 2004 के बीच में बहुत बार गवर्नमेंट के पास जा भी चुकी है। बट इस मुद्दे पर जो प्रोग्रेसिव कदम उठाए हैं वो करंट सरकार ने उठाए हैं, जो कि अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पीएमओ ने मीटिंग भी बुलवाई थी एक कि कैसे हम कॉमन इलेक्टोरल रोल पे काम कर सकते हैं। 13 अगस्त की बात है जब ये स्टेट इलेक्शन कमीशंस का भी आना हुआ था। इसमें क्या है कि जो आर्टिकल 43 243 के और से लेकर के आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 ZA ये दोनों संबंधित हो गए इलेक्टोरल रोल से संबंधित। कहाँ पे? ये तो हो गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, ये अर्बन लोकल बॉडीज से। ठीक है, तो बोलो कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे जिससे कि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल कंट्री के सारे इलेक्शंस के लिए इशू की जा सके। इसके अलावा सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपनी तरफ से इलेक्टोरल रोल्स को चेंज करना पड़ेगा जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो इलेक्टोरल रोल रीइशू किया जा रहा है उसको फिर बाद में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उनमें भी यूज किया जा सके। तो ऐसे में कॉमन इलेक्टोरल रोल और मल्टीपल एंट्री डेट्स ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में आ जाती है आधार के साथ में लिंकिंग। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि ये अपने आप में ये ठीक काम है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इसके पहले भी जो भी डुप्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए डी डुप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हमने यूज़ किए बट हमें लिमिटेड सक्सेस मिली है। तो ऐसे में आधार कार्ड को जो इलेक्टोरल आईडी है उसके साथ कनेक्ट करना ये ठीक बात है। पर सवाल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से आधार कार्ड को क्या कहा है कि जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं या इनकम टैक्स का जो काम है बोलो उसी में आधार कार्ड को सरकार जो है वो मैंडेटरी कर सकती है। बाकी चीज़ों में तो वॉलंटरी है, कोई इंडिविजुअल चाहे तो वो यूज़ कर सकता अपने आधार कार्ड को, ना चाहे तो वो नहीं। तो सवाल ये है कि हमारे देश में तो 90 करोड़ वोटर्स हैं, क्या एक एक को जाकर के आप बोलोगे क्या कि भाई हाँ आपको आधार कार्ड ऐड कराना चाहिए? तो ये अपने आप में मुद्दा है, ये बोन ऑफ कंटेंशन फंसी पड़ी है। और इसी को लेकर के हमने प्रीवियस आर्टिकल पूरा देख भी लिया कि राइट टू प्रिवेसी, ट्रांसपेरेंसी, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, ये तीनों चीजें आधार के ऊपर क्वेश्चन उठा के रखती हैं। तो अब देखने वाली बात ये होता है क्या आगे। ठीक है, तो ये बात ठीक है कि जितने भी रिफॉर्म्स की बात की गई थी उन रिफॉर्म्स में कम से कम 2-3 रिफॉर्म्स तो लाए गए हैं। पर सवाल यहां पर राइटर एक और उठा रहे हैं कि 40 से ज़्यादा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रपोजल में ऑलरेडी पड़े हैं, ऑलरेडी लाइन में पड़े हैं, उनके ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि एक साथ इलेक्शन कंडक्ट कराना, इलेक्टोरल बॉन्ड है उन पर ध्यान देना। तो ये चीज़ें तो बड़ी जल्दीबाजी में कर ली क्योंकि इनमें तो पॉलिटिकल गेन था। पर और भी बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स हैं जो कि अभी होल्ड पे हैं, उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये देखो मुद्दा जो था वो था इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड, पूरा डिटेल में हमने समझा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इन चॉपी वाटर्स। देखो श्रीलंकन नेवी ने 68 इंडियन फिशरमैन्स को डिटेन कर रखा है और 21 ट्रॉलर्स का मतलब ऑटोमेटिक जो फिशिंग करने की मशीन आती है, बोट्स हैं उनको। तो ये तमिलनाडु की कोस्ट के पास का बात है। तो देखो बात ऐसी है कि हमारे जो फिशरमैन हैं वो ऑटोमेटेड ये मशीन्स का यूज़ करता है ना, तो एक तो ओवर फिशिंग हो जाती है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसको लेकर के श्रीलंकन स्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है क्योंकि सीधी सी बात है श्रीलंका में जो भी नॉर्दर्न एरिया में रहने वाले जो फिशरमैन हैं वो भी तो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए इसी पर डिपेंडेंट होते हैं, फिशिंग पे ही। तो इस केस में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है
तो ऐसे में तमिलनाडु की सरकार वैसे तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि एक सोल्यूशन निकाला जा सके कि कैसे भी करके जो श्रीलंका और जो तमिलनाडु के बीच की जो वाटर बॉडी है, पार्क स्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, तो बोलो वहाँ पर फिशिंग के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम तैयार किया जाए। पर वही चीज़ है कि वहाँ पर कोई बॉर्डर्स तो है नहीं, लाइन खींची हुई है नहीं, तो हमारे जो फिशरमैन हैं वो निकल जाते हैं लंबी वॉयस पे और फिर उनको आइडिया नहीं रहता। फिर बाद में वहाँ पर जो श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर्स में जब घुस जाते हैं तब वहाँ पर उनको कैप्चर कर लिया जाता है। तो ऐसे में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो देखो एंगेज कर रही है श्रीलंकन नेवी के साथ में, श्रीलंकन स्टैब्लिशमेंट के साथ में कि भाई कैसे भी करके एक बार तो आप छोड़ दो। तो देखो क्रक्स क्या है इस मुद्दे का, वो ये कि देखो इंडियन साइड की तरफ से जो पार्क स्ट्रेट में अवेलेबल जो फिशिंग रिसोर्सेज हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसकी वजह से वहां पर हो रही है रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी, कमी, और इसी बात को लेकर के कोलंबो कंसर्न भी है। इस तरीके से कोलंबो का जो कंसर्न है वो ये कि इंडियन फिशरमैन ट्रॉलर्स का यूज करते हैं जो कि ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, और उसकी वजह से बोला है सारी मछलियों को वो इकट्ठा करके ले जाते हैं और हमारे लोगों के लिए कुछ छोड़ते नहीं है, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन की जो नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन है। तो ऐसे में इसी साल अक्टूबर में जो श्रीलंकन फिशरमैन्स हैं उन्होंने तामिल्स के अगेंस्ट में एक फ्लोटिला लॉन्च किया। फ्लोटिला का मतलब एक बोट्स का एक ग्रुप बनाया और अटैक कर दिया तामिल फिशरमैन्स पे। तो इस तरीके से ये मुद्दा पर्सनल लेवल पे भी है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में भी अपने आप में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है। श्रीलंका में जो फिशरी मिनिस्टर हैं डगलस देवनंदा, उनका भी ये कहना है कि यूएस डिप्लोमेट्स के साथ में हमारी बातचीत भी हुई है रिसेंटली इस मुद्दे को लेकर के और इसी फिशिंग को लेकर के, और न्यू दिल्ली ने भी अपनी तरफ से कोलंबो के साथ में अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू कर रखी है कि कैसे भी करके फिशिंग का ये जो मुद्दा है इसको हम टैकल करें दोनों साथ बैठ करके। ये मुद्दा 2016 से चल रहा है और इसके लिए दोनों तरफ से श्रीलंका और इंडिया दोनों ने मिलकर के एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है। 2+2 इनिशिएटिव में भी एंगेजमेंट्स कंटिन्यू चल रही है। पर बात जब पहुंच जाती है श्रीलंका में, सिविल वॉर जब खत्म होता है 2009 में, तब से लेकर अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जा रहा है। पहले तो क्या था, इतना इशू था नहीं। कैसे देखो 1980s की अगर बात की जाए तो उस टाइम पर श्रीलंका में सिविल वॉर ब्रेकआउट हुआ था। जाफना वाला जो एरिया है श्रीलंका का नॉर्दर्न एरिया, ठीक है, अभी ये मैप में और बता दूंगा मैं आपको। तो जाफना वाले एरिया में जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है श्रीलंका में, तो वहां पर जो फिशिंग है उस पर बिल्कुल बैन कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तमिल माइनॉरिटीज़ रहती है वहाँ पर, और अगर वो फिशिंग अलाउ करते तो वो फिशिंग के नाम पर इंडियन तमिलनाडु में रहने वाले जो इंडियन तामिल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करके और फिर बाद में सिविल वॉर को और ज़्यादा एक्सर्बेट कर सकते थे। तो उन्होंने फिशिंग को बंद कर दिया था कोलंबो ने, मतलब श्रीलंकन स्टैब्लिशमेंट ने, और इसका फ़ायदा उठा लिया इंडियन फिशरमैन ने, और वो दूर दूर जा करके और अपनी फिशिंग किया करते थे। पर 2009 में जब से श्रीलंका में सिविल वॉर खत्म हुआ है, लिट्टे जो ग्रुप ऑपरेट करता था उसको बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया है। तो उसके बाद में अब श्रीलंकन जो तामिल्स हैं उनको भी ऊपर जो जाफना वाले एरिया में रहते हैं वो लोग, उनको भी फिशिंग अलाउ कर दी गई। अब वो क्या है, फिशिंग करने के लिए आते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में देखो कि जो अरेस्ट होना है हमारे फिशरमैन का श्रीलंकन स्टैब्लिशमेंट के द्वारा, ये या जो IMBL है दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के जो नॉर्म्स हैं उनको हम ऐसे ही वायलेट करते रहेंगे तो पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, और इसके ऊपर एक प्रॉपर रेगुलेशन होना ज़रूरी है। तो ऐसे में पार्क स्ट्रेट जहाँ पर फिशेस ऑलरेडी कम है, तो सबसे पहला काम तो ये जो ट्रॉलर्स हैं जो कि एक मैकेनाइज्ड सिस्टम है, जो ये मैकेनाइज्ड बोट्स होती हैं इनको हटाओ, ये है ना। इसके अलावा एक इकोनॉमिक पैकेज पे वर्कआउट किया जा सकता है, जिससे कि देखो तमिलनाडु कोस्ट के आसपास में ही एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऐसी हो कि हमारे फिशरमैन जो है मजबूरन उधर ना जा पाएँ, उनको भी अकोमोडेट करना ज़रूरी है। क्योंकि सीधी सी बात है कि कुछ प्रॉब्लम रहती है तभी तो लोग दूर दूर तक जाकर के कमा के लाने की कोशिश करते हैं ना। घर में अगर कमी है पैसों की, अब अगर घर में पैसे ठीक ठाक हैं तो क्यों वो घर छोड़ करके दूर जाएंगे, श्रीलंका जितनी दूर जा करके, और वहाँ से इकट्ठा करके लेके आएंगे मछलियों को।
तो बोला अपने आसपास में ही हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को राइज करें तो ज़्यादा ठीक है। डेवलपमेंट भी कैसी होनी चाहिए? फिशरमैन ओरिएंटेड, जो वहाँ के लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी मुद्दा आ गया, और जो फिशरमैन है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मुद्दा होता है उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हो कि हाँ, जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें और क्या चैलेंजेस हैं। तो दोनों एंगल से आप देख सकते हो। अब हम एक बार मैप देख लेते हैं। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर ये रहा श्रीलंका जिसको सिलोन बोला जाता था, ये कोलंबो यहाँ की कैपिटल है, और ये हमारा तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, रामेश्वरम हो गया। मैप जब भी आए ना तो जो भी लोकेशंस दिख रही है उन पे सब पे नज़र डाल देना, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखो बात है पार्क स्ट्रेट की। अब इसमें देखो ये रही पार्क स्ट्रेट जो कि बे ऑफ बंगाल और ये है गल्फ ऑफ मन्नार, दोनों को लिंक करती है और मेनलैंड इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। तो ये है जाफना वाला एरिया जहाँ पर श्रीलंकन तमिल माइनॉरिटी रहती है, और ये है पार्क स्ट्रेट। अब यहाँ पर इतना छोटा सा एरिया है, इस पे इंडियन जो हैं, इंडियन फिशरमैन वो ले जाते हैं ट्रॉलर्स और पूरी मछलियाँ इकट्ठी करके ले आते हैं, और उनको पता भी नहीं रहता कि कब ये इंटरनेशनल जो मैरीटाइम लाइन है इसको क्रॉस करके इधर आ गए, और फिर बाद में श्रीलंकन नेवी उनको अरेस्ट कर लेती है, ठीक है ना। तो ये कुछ मुद्दा था जिसको हमें डिटेल में देखना था। ये मैप आप जरूर से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट आर्टिकल है वीविंग अ सेफ्टी नेट, रवि श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। बोले इकोनॉमी तो कंफर्टेबल जोन में आ रही है, ये बताया जा रहा है सेकंड क्वार्टर के डेटा अगर देखें अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, बट बोले इनफॉर्मल सेक्टर अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके लिए सीधा सा है कि मई अगस्त में जो CMIE का डेटा है वो ये शो कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, जो कि 2 साल पहले 39.6% पे चल रहा था, वो अभी घट करके 36.8% पे चल रहा है। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल और अर्बन एरियाज में लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस बेरोजगारी को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए इंडिया जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO और यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी तरफ से इंडिकेट कर रखा है कि अगर वाकई में हमें सस्टेनेबली ग्रोथ रजिस्टर करनी है तो उसके लिए आपको जो डिमांड बूस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो डिमांड बूस्ट हो सकती है जब सोसाइटी के एक एक सेक्शन को आप एंगेज करो, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जो लेबर क्लास है वो, और उनमें भी कौन? जो माइग्रेंट्स हैं, और माइग्रेंट्स में भी कौन? सर्कुलर माइग्रेंट्स, जो सीजनली अपने घर को छोड़ करके जाते हैं और कुछ दिनों के लिए शहरों में काम करते हैं, कुछ महीनों के लिए, और जैसे ही कुछ सीजनल पैटर्न को देखते हुए फसल करने का टाइम आता है तो वो घर में वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से उनका आना जाना लगा रहता है पूरे साल में। तो ऐसे में ना तो उनको घर में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, और ना यहाँ पर डेस्टिनेशन जहाँ पर जाकर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं का फ़ायदा हो रहा है। तो इस केस में एक प्रॉपर मैनर में एक इनको रिकग्निशन मिलना और इनके फैसिलिटेट करना कि हाँ जी इनकी जो ज़रूरत है उनको प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी, दैट मीन्स आप इंश्योरेंस की बात करो, फूड सिक्योरिटी की बात करो, एजुकेशन की बात करो, बच्चों के लिए हेल्थ की बात करो। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए अपनी रोजी रोटी। तो बोले इनका जब अभी जो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा जो श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है तो उसमें 120 मिलियन वर्कर्स का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 120 मिलियन का मतलब आप समझ चुके हैं लगभग 12 करोड़ का लगभग, ठीक है। अब इसमें आप देखो 61% तो इन चारों स्टेट से ही है। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि अभी तो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत बाकी है। दूसरी चीज, ये रजिस्ट्रेशन जिन स्टेट्स में से ज्यादा आ रहा है उन स्टेट्स में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। तीसरी चीज कि अभी जो 4 लेबर कोड्स में 44 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को कोडिफाई कर दिया गया है, उन लेबर लॉज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब आप देखो कि अभी जितना कुछ भी क्राइटेरियाज फिक्स किए हुए हैं जिनके बेसिस पे जो ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं इनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो उसमें कोई बेस एकदम क्लियर नहीं है। जैसे कहीं पर आइडेंटिफिकेशन के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यूज कर ली जाती है, कहीं पर अदर डेटास को यूज कर लिया जाता है। तो ऐसे में बोले इनको एक वो होता है ना कि जो प्रॉपर रिकग्निशन मिलना चाहिए, एनलिस्टिंग इनकी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए हमें यूनिफॉर्मिटी के लिए एक चीज
बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉन्च की जा चुकी है ई श्रम पोर्टल, उसको और ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है। जैसे अभी आपको पता है फूड सिक्योरिटी के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे पास में अवेलेबल है, जॉब सिक्योरिटी के लिए नरेगा जैसी स्कीम गांवों में चल रही है। तो इनमें भी जो कवरेज मिलना चाहिए, इनमें भी जो जरूरतें पूरी होनी चाहिए लेबर्स की, उनके लिए ई श्रम पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। तो पॉइंट यहां पर बार बार आपको समझ में आ गया होगा कि मेन जो फोकस यहां पे किया जा रहा है ई श्रम पोर्टल पे किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल पे एक बार आप रीडिंग खुद से मारोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरा जो आर्टिकल है माइंडिंग द कोर्ट रूम, देखो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से 2-3 ऐसे जजमेंट्स का यूज कर चुका है जिनके बेसिस पे एक डिमांड करता है कि क्यों ना एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश किया जाए, जिसको एडमिनिस्टर भी कौन करेगा, चीफ जस्टिस, मतलब मेन हेड होंगे उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस चीज के लिए देखो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अप्रूवल भी दे दिया। अब इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि हमारे यहां पर इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जिसमें कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, और फिर उसके हाई कोर्ट्स हैं, और फिर बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं। तो इनके बीच में एक लिंकिंग है। हाँ, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम है, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स को हाई कोर्ट इंटरप्रीट कर सकते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी इंटरप्रीट करते हैं। तो इस केस में मुद्दा क्या आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल फंक्शनिंग में तो देखो कमांड है, पर बात आ गई यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की कि हाँ भाई हाई कोर्ट्स में, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो चलो ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के बेसिस पे रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वहां पर जो रोल आता है जजेस की अपॉइंटमेंट का, तो वो पर्टिकुलर स्टेट, अलग अलग स्टेट्स के लिए वहां पर जो वहां की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो और वहां का हाई कोर्ट मिलकर के और फिर बाद में अपॉइंटमेंट्स कंडक्ट करते हैं। तो देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इनमें देखो जो भी अपॉइंटमेंट्स होती है वो लोकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए होती है। ठीक है, हर एक स्टेट की लोकल इश्यूज अलग अलग है। तो ऐसे में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम आप बनाने की बात कर रहे हो, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, बोले ये तो एक वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये क्या हर एक स्टेट के लिए सेम तरीके से आप इंप्लीमेंट करोगे? तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता रखा है, उसका वायलेशन हो जाएगा ये तो ये मेन चीज बताई जा रही है। इसके अलावा 2 केसेस को भी यहां पर कोट किया जा रहा है, एक तो मलिक मजार सुल्तान वर्सेस यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक है इम्तियाज अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दोनों मुद्दों में एक तरफ तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेकर के बात की जा रही है और एक तरफ अपॉइंटमेंट्स को लेकर के बात की जा रही है कि बोला अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा डिले होता है, गफले होते हैं, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर कर लेना चाहिए। तो शुरुआत तो सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों को लेकर के ही की थी, ठीक है ना। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं मलिक मजार सुल्तान वर्सेस यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, पर इस मुद्दे को आगे बढ़ते बढ़ते ये बोल दिया कि एक ऐसा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कमांड हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया। सेम चीज यहां पर कि बोला क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बहुत ज्यादा डिले होता है, अच्छे से जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा नहीं मिल पा रही है, तो बोला उसके लिए भी एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्पीडली करने के लिए एक नेशनल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और वही चीज यहां पर क्या आ रही है, हमारी नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन। तो बात है जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों सेगमेंट्स में, तो सुप्रीम कोर्ट की पकड़ जुडिशियल सेगमेंट में हो, नो डाउट होनी चाहिए, पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात आए तो वहां पर वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक है, यही बात बताई जा रही है। दूसरा, कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी अगर इस चीज में चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, तो सबसे पहले जुडिशरी को अपनी खुद की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट अंदर के अंदर मामले को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहां पर भी फिर तो लॉबिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर देगी। क्योंकि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तीनों जो हैं 3 पिलर हैं डेमोक्रेसी के, जो कि चेक एंड बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, तो यहां पर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी। तो जुडिशरी को एक इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम में या ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करने की जरूरत है, क्योंकि जुडिशरी पे एलिगेशंस लगते रहते हैं कि अंदर ही अंदर अपने खुद के केसेस को रोक लिया करते हैं ये। ठीक है, तो ये एक मुद्दा था जुडिशरी के फंक्शनिंग से रिलेटेड, इस पे भी आप खुद से एक बार रीडिंग मारोगे। तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमने देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।